Hello friends, today's topic is active voice to passive voice, especially based on imperative sentence. आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष imperative सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव का लर्निंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। imperative सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव किस तरह हम बनाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक, सलाहात्मक, निवेदनात्मक, निषेधात्मक, सुझावात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस में कई तरह के वाक्य आएंगे: ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल आदि। अब हम उन वाक्यों का पैसिव किस तरह बनाएंगे वह आपको जानना, तो ध्यान देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम से हो जाएगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए देयर आर 3 फार्मूलाज, यानी 3 फार्मूला, 3 सूत्र। इन तीनों सूत्रों के माध्यम से इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बन सकता है। जैसा कि फर्स्ट फार्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट, आगे लिखा है प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी प्रकार सेकंड फार्मूला भी यहां लिखा हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब जो इसका थर्ड फार्मूला है वह यू आर एडवाइस्ड अथवा ऑर्डर अथवा रिक्वेस्टेड अथवा सजेस्टेड, उसका +2 और प्लस द गिवन सेंटेंस अर्थात दिया गया वाक्य। अर्थात तीसरे फार्मूला में यू आर एडवाइस्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड आदि +2 करके पूरे वाक्य को लिख दिया जाए। तो ये 3 फार्मूला हैं जिनके माध्यम से हम इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव के रूप में बदल सकते हैं। जैसा कि किसी वाक्य में कोई एडवाइस अथवा ऑर्डर दिया गया, तो उस वाक्य में आप देखेंगे कि कर्ता मौजूद नहीं रहेगा। खासकर इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता मौजूद होता ही नहीं है, क्योंकि यू को आदेश दिया जाता है, सेकंड पर्सन को ऑर्डर अथवा एडवाइस किया जाता है। वह सेकंड पर्सन मौजूद होता भी है तो उसे बोला नहीं जाता, अर्थात यू को वाक्य में बोलेंगे नहीं। जैसा कि किसी से कहा गया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आदेश दिया गया अथवा सलाह दिया गया, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फार्मूला में यहाँ लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा गया है, तो अभी आपको सही ढंग से समझाया जा रहा है कि बाई प्लस सब्जेक्ट वहां जो लिखा है उसको हम किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे अथवा नहीं प्रयोग करेंगे। जैसा कि एडवाइस अथवा ऑर्डर के रूप में पहला सेंटेंस है हेल्प द पुअर इन द विलेज। वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर अथवा एडवाइस के रूप में है, हेल्प द पुअर इन द विलेज। अब इस वाक्य को हम पैसिव में ट्रांसफर करेंगे, तो आपको इसके पहले बताया गया कि देयर आर 3 फार्मूलाज टू मेक पैसिव इन इंपरेटिव सेंटेंस फॉर इंपरेटिव सेंटेंस, अथवा इंपरेटिव सेंटेंस के लिए बनाने के लिए 3 फार्मूला। अब इन तीनों फार्मूला में से किसी एक को भी हम चुन सकते हैं। वैसे आपको जानकारी तीनों फार्मूला का यहाँ दिया जा रहा है। जैसा कि ये वाक्य है, अब इस तीनों फार्मूला के माध्यम से वाक्य को पैसिव बनाया गया। जैसा कि फर्स्ट फार्मूला लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो रखा गया लेट, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट जो मुख्य ऑब्जेक्ट है द पुअर,
तो लेट द पुअर, यहाँ फार्मूला में लिखा है ऑब्जेक्ट के बाद प्लस बी, तो यहाँ रख दिया गया बी। उसके बाद फार्मूला में वर्ब थर्ड, तो हेल्प वर्ब थर्ड हो गया। उसका कॉम्प्लीमेंट इन द विलेज, तो हो गया लेट द पुअर बी हेल्प्ड इन द विलेज। अब फार्मूला में आप देख रहे हैं प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट भी लिखा, लेकिन सब्जेक्ट मौजूद है नहीं, हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई लिखना चाहे तो वहां पर यू सब्जेक्ट हिडन है, छिपा हुआ, तो बाई यू लिख सकता, और न लिखे तो कोई भी बात नहीं। अर्थात नहीं लिखा जाता है बाई यू तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य को सही माना जाएगा। लेकिन यू हिडन है, आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं, आप उसे ओपन भी कर सकते हैं, अर्थात लास्ट में बाई यू लिख भी सकते हैं। तो इस वाक्य का फर्स्ट फार्मूला के अनुसार आंसर हुआ लेट द पुअर बी हेल्प्ड इन द विलेज। अब इसी प्रकार सेकंड फार्मूला, अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला, इन सेकंड फार्मूला के अनुसार इस वाक्य का, इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा। इस फार्मूला में लिखा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इस वाक्य में ऑब्जेक्ट द पुअर है। अब द पुअर को सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया, द पुअर। फार्मूला कह रहा है शुड बी का प्रयोग किया जाए, तो द पुअर शुड बी। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्ब थर्ड हेल्प, फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला कॉम्प्लीमेंट, अर्थात जो शेष ऑब्जेक्ट है इन द विलेज, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड इन द विलेज। अब इसमें भी बाई यू हम लिख सकते हैं, लेकिन न लिखे तो कोई भी बात नहीं। अर्थात बाई यू आपके मर्जी पर निर्भर है कि आप लिखो या न लिखो, क्योंकि वह यू हिडन है, उसे ओपन भी कर सकते हैं और उसे हिडन ही रख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला, थर्ड फार्मूला को जैसा कि स्टूडेंट्स इजी मानते हैं, क्योंकि इजी इसलिए होता है कि वाक्य के भाव को समझ लिया जाए। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर के रूप में, एडवाइस है तो एडवाइस के रूप में, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के रूप में, सजेस्ट है तो सजेस्ट के रूप में यहाँ इस फार्मूला के अनुसार हम लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया कि यू आर एडवाइस्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, अर्थात जो भाव आए उस वाक्य में, उस भाव के अनुसार हम एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेस्ट वहां प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि इस वाक्य में हेल्प द पुअर इन द विलेज है, अर्थात गांव में गरीबों की सहायता करो। अब यहाँ एडवाइस लग रहा है, कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है। अब हम यहाँ एडवाइस का अगर भाव लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला यू आर एडवाइज्ड, फार्मूला क्या है, यू आर एडवाइज अथवा ऑर्डर अथवा सजेस्टेड अथवा रिक्वेस्टेड, तो यू आर एडवाइज्ड और लिखा है फार्मूला में +2, तो यू आर एडवाइज्ड टू, उसका लिखा द गिवन सेंटेंस अथवा पूरा वाक्य ज्यों का त्यों, तो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर इन द विलेज। तो सबसे इजी फार्मूला ये है कि भाव अगर वाक्य का देखा गया एडवाइस का है तो एडवाइस, यू आर एडवाइस, क्योंकि यू हिडन है तो यहाँ यू को ओपन कर दिया गया, तो यू आर एडवाइस्ड, आपको सलाह दी जाती है, टू हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करने के लिए, इन द विलेज, गांव में। इस प्रकार पैसिव का स्वरूप हो लेंगे। अगर ऑर्डर का भाव हो तो ऑर्डर लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट का भाव रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, सजेशन का भाव सजेस्टेड लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर इन द विलेज। इस प्रकार कोई भी वाक्य हो एडवाइस अथवा ऑर्डर के रूप में, तो हम इन तीनों फार्मूला के आधार पर उस वाक्य को पैसिव का स्वरूप दे सकते हैं। अब अगर वाक्य रिक्वेस्ट के रूप में हो, निवेदन के रूप में हो, निवेदन वाले वाक्य में प्लीज अथवा काइंडली लिखा होगा अथवा बोला गया है, जैसा कि सेंटेंस है प्लीज गिव मी योर बुक, तो यहां पर प्लीज शब्द जो है वह स्पष्ट कर दे रहा है कि यह सेंटेंस रिक्वेस्ट का। तो
इस वाक्य को भी पैसिव बनाते समय जो ऊपर के फार्मूला आपको दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ प्लीज होने के नाते प्लीज को हमको ओपन करना है पैसिव में भी, कि प्लीज का भाव पैसिव के वाक्य में भी स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए ऐसे वाक्यों में अथवा रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में फार्मूला नंबर 3 अर्थात थर्ड फार्मूला को अगर हम फॉलो करेंगे तो उचित माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्लियर हो जाएगा कि रिक्वेस्ट किया गया। और अगर उसके ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट वाले वाक्यों के लिए थर्ड फार्मूला ही सुटेबल होगा। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज और काइंडली जैसे देखे आप तो समझ गए रिक्वेस्ट वाला वह सेंटेंस है। तो थर्ड फार्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड कहा तो प्लीज का भाव आया, रिक्वेस्ट हुआ, और उसके बाद आपको करना क्या है, प्लीज हो अथवा काइंडली हो उसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और टू का प्रयोग करते हुए, इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हुए शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। जैसा कि इसका आंसर हुआ यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक, तो क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। इस प्रकार रिक्वेस्ट का भाव बिल्कुल यहां क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान देना होगा कि प्लीज और काइंडली अर्थात रिक्वेस्ट वाले जो वाक्य हैं उसमें फार्मूला नंबर 3 को फॉलो किया जाए, वही सुटेबल हो। अब वाक्य अगर फॉरबिडिंग का हो, फॉरबिडिंग का मतलब निषेध, मनाही, किसी चीज को मना किया गया हो, जैसा कि डोंट और नेवर का प्रयोग वाक्य में। डोंट के माध्यम से, नेवर के माध्यम से किसी को मना किसी कार्य के लिए किया जा सकता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि लिखा डोंट बीट द चाइल्ड, बच्चे को मत पीटो, तो यहां पर फॉरबिडिंग है, मनाही है, निषेध किया गया है। तो ऐसे वाक्यों को भी चाहे डोंट हो या नेवर हो, डोंट का मतलब मत, नेवर का मतलब कभी मत, दोनों फॉरबिडिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। ऐसे वाक्यों को भी अगर हम पैसिव का स्वरूप देना चाहें तो ऊपर के जो 3 फार्मूला हैं उनको हम फॉलो करेंगे तो ऐसे वाक्य पैसिव का स्वरूप ले लेंगे। अब फार्मूला नंबर फर्स्ट जो है, कारण लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब डोंट लिखा है, जब डोंट लिखा है तो करना हमको क्या है कि नॉट का भाव उसमें लाना है, अर्थात निषेधात्मक वाक्य है तो उसमें नहीं आना चाहिए। तो डोंट तो पैसिव में लिखा नहीं जाएगा, लेकिन इसी सूत्र में यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद और बी के पहले नॉट का प्रयोग अगर हम कर देंगे तो इस फार्मूला के अनुसार वाक्य को पैसिव बनाया जा सकता है। जैसे लिखा है डोंट बीट द चाइल्ड, तो फार्मूला कह रहा है लेट पहले लिखिए, तो लेट, उसका ऑब्जेक्ट का नंबर आया द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड। अब वाक्य में डोंट है तो इसलिए यहां हम बी के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट बी, उसके बाद वर्ब थर्ड बीटन, तो हो गया लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन। और सब्जेक्ट हिडन है, यू वहां पर हिडन है, तो बाय यू लिखें या ना लिखें, तो हो गया इसका आंसर लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन। इसी प्रकार दूसरे फार्मूला के अनुसार, जैसा कि दूसरा फार्मूला यहाँ है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी का प्रयोग करते हुए, तो निगेटिव हो गया तो शुड नॉट बी, अर्थात बी के पहले ही नॉट नहीं। तो दूसरे फार्मूला के अनुसार द चाइल्ड शुड नॉट बी बीटन। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला इस वाक्य को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहां पर नॉट अथवा नेवर का प्रयोग कर देंगे, अर्थात शुड के तुरंत बाद, नेवर के तुरंत पहले हम नॉट अथवा नेवर का यूज कर देंगे तो वाक्य पैसिव का स्वरूप ले लेंगे। अब माना कि डोंट के स्थान पर नेवर बोला गया हो, जैसे नेवर अब्यूज द गर्ल। अब इस प्रकार नेवर हो अथवा डोंट, दोनों का भाव, उसमें मत बोला गया, इसमें कभी मत बोला गया।
निषेध दोनों में है। तो फर्स्ट और सेकंड फार्मूला के अनुसार आप फर्स्ट के अनुसार नॉट बी अथवा नेवर बी, सेकंड फार्मूला के अनुसार शुड नॉट बी अथवा शुड नेवर बी। इसी प्रकार थर्ड फार्मूला के अनुसार भी इस वाक्य को पैसिव का स्वरूप दिया जा सकता है। थर्ड फार्मूला कह रहा है यू आर एडवाइज्ड अथवा यू आर ऑर्डर्ड अथवा यू आर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड आदि। तो इस फार्मूला के अनुसार भी पैसिव बनाया जा सकता है, लेकिन उस नॉट शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा वाक्य में, अर्थात निषेध का भाव, जो मनाही का भाव है, वह कहाँ रखा जाएगा, अर्थात नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, उसको यहाँ टू के जस्ट पहले नॉट टू का प्रयोग कर देंगे। अगर नेवर है तो नेवर टू, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड, जैसा कि कहा गया डोंट बीट द चाइल्ड, बच्चे को मत पीटो। तो भाव आ रहा है कि कोई सलाह दे रहा है कि बच्चे को मत पीटो। तो एडवाइस का अगर भाव तो यू आर एडवाइज्ड, और तुरंत निगेटिव होने के नाते आप नॉट टू का प्रयोग करें, तो नॉट टू बीट द चाइल्ड। जब टू का प्रयोग वाक्य में हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही वहां उचित होगा, क्योंकि वह इन्फिनेटिव का रूप ले लेगा, क्योंकि टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। कभी ये भूल नहीं करेंगे कि पैसिव है तो थर्ड कर, यहाँ पर थर्ड का भाव नहीं। जब टू लग गया तो थर्ड का भाव नहीं आएगा, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रखा जाएगा। जैसा कि यहाँ बी था तब वर्ब थर्ड हुआ, वर्ब के जस्ट पहले टू नहीं, लेकिन इस फार्मूला के अनुसार टू के तुरंत बाद वर्ब का नंबर आएगा, तो हो गया यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बीट, बीटे नहीं, नॉट टू बीट द चाइल्ड। तो तीनों फार्मूला के अनुसार ऐसे वाक्यों का पैसिव बन सकता है। इसी प्रकार नेवर हो तो आप उसी स्थान पर नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग कर दें। पहले फार्मूला के अनुसार लेट द चाइल्ड नेवर बी बीटन, अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला द चाइल्ड शुड नेवर बी बीटन, अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला यू आर एडवाइज्ड नेवर टू बीट द चाइल्ड। अब ऐसे ही वाक्य में रिक्वेस्ट का भी भाव हो, प्लीज अथवा काइंडली कह के निषेध किया गया हो, जैसा कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव हो, तो आपको रिक्वेस्ट का भाव अगर वाक्य में आ रहा है प्लीज और काइंडली है, तो आप केवल थर्ड फार्मूला को ही फॉलो करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, और प्लीज अथवा काइंडली रिमूव हो जाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड, डोंट हो तो नॉट टू, नेवर हो तो नेवर टू, और फिर पूरा वाक्य डोंट रिमूव हो जाएगा, उसके जगह पर नॉट लिखा जाएगा, नेवर है तो नेवर लिखा जाएगा, और टू का प्रयोग करते हुए शेष वाक्य को लिख लेंगे। तो नेवर यूज द प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी का मतलब हुआ यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। अगर होता प्लीज नेवर डिस्टर्ब मी तो हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू डिस्टर्ब मी। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि फॉरबिडिंग के सेंटेंस में हम नॉट टू अथवा नेवर टू का प्रयोग करेंगे। अब कुछ ऐसे भी वाक्य इंपेरेटिव में होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, जैसे कि लेट हिम रीड दिस बुक। इस प्रकार लेट वाले वाक्यों को भी हम पैसिव का स्वरूप दे सकते हैं इन्हीं तीनों फार्मूला के आधार पर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार लेट हिम रीड दिस बुक में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला लेट द बुक ऑब्जेक्ट हो गया, बी रेड और बाय हिम। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा है, इस लेट वाले वाक्य में हिम को सब्जेक्ट माना जाएगा जो लास्ट में चला जाएगा। दिस बुक है ऑब्जेक्ट, तो फार्मूला के अनुसार हो गया लेट, ऑब्जेक्ट हो गया दिस बुक, बी का प्रयोग किया गया बी रेड, अब लास्ट में बाई कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, बाई प्लस सब्जेक्ट था बाई हिम, तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार अगर फॉरबिडिंग हो लेट वाले वाक्य, जैसे डोंट लेट हिम रीड दिस बुक, तो नॉट टू का प्रयोग हो जाएगा। अब सेकंड फार्मूला के अनुसार इस लेट हिम रीड दिस बुक का होगा, जैसा कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड है, तो द बुक
शुड बी रीड बाय हिम। यहाँ पर लेट रिमूव हो गई, लेट को रिमूव कर दिया गया, यहाँ पर हिम सब्जेक्ट के रूप में। तो सेकंड फार्मूला के अनुसार ऑब्जेक्ट पहले तब शुड बी, तो अगर द बुक ऑब्जेक्ट शुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, बाय का प्रयोग करते हुए इस सब्जेक्ट को यहां रख दिया और लेट रिमूव हो गया। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि लेट वाले वाक्यों को भी हम इन तीनों फार्मूला के आधार पर पैसिव का स्वरूप दे सकते हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड +2। तो ऐसे वाक्यों को, जैसा कि पहला वाक्य लेट हिम रीड दिस बुक, तो अगर अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला है तो माना कि यहाँ कहा जा रहा है कि उसे किताब पढ़ने दो, सलाह दिया गया अथवा सुझाव दिया गया जो भी हो, तो आप लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड अथवा यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, जो भी, और टू का प्रयोग करके लेट सहित पूरे वाक्य को लिख देंगे। तो हो गया यू आर एडवाइज्ड टू लेट हिम रीड दिस बुक, अर्थात यू आर के बाद यहाँ पर जो उचित भाव आएगा उसके अनुसार, माना कि एडवाइस का भाव आया तो एडवाइज्ड, उसके बाद टू का प्रयोग करते हुए लेट सहित पूरे वाक्य को हम लिख लेंगे। इसी प्रकार अगर डोंट है तो नॉट टू, नेवर है तो नेवर टू। अब अगर वाक्य में लेट के उपरांत अस दिया गया, जैसे लेट अस हेल्प द नीडी, तो लेट अस हेल्प द नीडी, अगर अस लेट के बाद अस अगर लिखा है तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला ही यूज हो सकता है। ध्यान रहे कि लेट के बाद वाक्य में अगर अस लिखा हो तो हमें केवल फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को ही फॉलो करना होगा। जैसा कि लेट अस हेल्प द नीडी, तो फर्स्ट फार्मूला कह रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट द नीडी प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, बी हेल्प प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बाय अस, यहाँ अस सब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में बाय अस लिख दिया गया, तो लेट द नीडी बी हेल्प्ड बाय अस। और अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, तो द नीडी शुड बी, वर्ब थर्ड हेल्प प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय और अस, तो हो गया द नीडी शुड बी हेल्प बाय अस। इस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव टू पैसिव आपको सही ढंग से समझाए गए और आई होप कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसके बाद एक्टिव टू पैसिव में जो अन्य चीज़ें टिपिकल क्वेश्चन जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसके क्वेश्चन, और प्लस अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस पर पूरी तरह से फोकस नहीं डाला गया, तो आगे आने वाले वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस और प्लस कुछ टिपिकल सेंटेंसेस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को बिल्कुल समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।